हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टरलाइजेशन के बारे में। सो स्टरलाइजेशन क्या होती है, स्टरलाइजेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहले हम स्टरलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, स्टरलाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टरलाइजेशन टॉपिक बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। सो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने कोई भी एरिया या सरफेस या लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस को बैक्टीरिया फ्री करना हो। ठीक है, सो इसमें क्या है कि हम बैक्टीरिया को जहाँ पर भी बैक्टीरिया है उस पर हम प्रिवेंट करते हैं बाय यूजिंग द केमिकल्स या फिर कोई भी रेडिएशंस यूज़ करते हैं। ठीक है ना। सो मैकेनिकल मेथड भी हम पढ़ेंगे, सो फिजिकल मेथड भी पढ़ेंगे। सो इसमें क्या है कि हम स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं कि माइक्रोबियल फ्री करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, सो वो सब्सटेंस को, उससे क्या होता है कि जैसे लेट भी हमने कोई भी मेडिसिन बनाई है, इंजेक्शंस बनाए हैं, जैसे हमने इंजेक्शन बना लिए, जैसे हमने सिरप्स बना लिए, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस बना लिए, और हम उसको बनाने के बाद अगर हमें लेट भी उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होगा, क्योंकि माइक्रोब्स को वाटर चाहिए और इन सब में वाटर की यूज़ होता है। सो इनमें अगर वाटर होगा, अगर यहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ होगी है तो वो अगर हम अपनी बॉडी पे इंसर्ट करेंगे तो उससे हमें इन्फेक्शन होगा। सो स्टरलाइजेशन यही है कि हम स्टरलाइजेशन के द्वारा इन सारी प्रेपरेशंस को प्रॉपर क्योर करते हैं बाय किलिंग द बैक्टीरिया इनसाइड दैम। ठीक है, सो हम पहले बता देता हूँ मैं आपको कि भाई इसके क्या है कि एक तो फिजिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में हम हीट स्टरलाइजेशन होती है, हीट के द्वारा फिजिकल मेथड में हीट यूज़ की जाती है, इसमें ड्राई हीट आ जाता है और मॉइस्ट हीट आ जाता है। जब भी आप अपनी बी फार्मा की लैब जो है वहाँ पर अगर देखोगे, जो जो माइक्रो आपकी लैब्स होगी, माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स, तो उसमें आप जो ड्राई हीट में स्टरलाइजेशन में यहाँ पे हॉट एयर ओवन है। सो उसमें हम हॉट एयर ओवन में जितने भी हमारे ग्लास हैं, जितने ग्लास वेयर्स होंगे उनको हम हीट करते हैं और उस हॉट एयर से और हॉट एयर के जो ओवन के बीच में होती है उससे हम अपनी स्टरलाइजेशन करते हैं उन ग्लासवेयर से। मॉइस्ट हीट में हम ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव एक ऐसा सब्सटेंस लाइक जैसे हम आप घर पे कुकर को यूज़ करते हो ना। सो उसमें क्या है कि जब आप उसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रेपरेशंस होती है, आपकी कल्चर मीडिया, आप उसको रख देते हैं और उसमें जो जो वाटर होता है, वाटर के कारण क्या है कि भी हीट प्रोड्यूस होती है, वेपर प्रोड्यूस होते हैं और वो वेपर माइक्रोब के अंदर पेनिट्रेट करते हैं जिनके कारण उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना। सो ये ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन होते हैं। हीट इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है, सो हॉट एयर ओवन आ जाता है कि लाइक है जिसमें हम ग्लासवेयर और ग्लासवेयर को हीट करके स्टरलाइज करते हैं अपनी प्रेपरेशंस को या फिर ग्लासवेयर्स को। ठीक है, और ऑटोक्लेव में आ जाता है कि जितने भी हमारी प्रेपरेशंस होगी, कल्चर मीडिया होगी, सो उसके कारण उसमें एक प्रॉपर एक कह सकते हैं कि बाउल होगा। उसमें वो बाउल में आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो बाउल में क्या है कि वाटर होगा। सो वाटर जब भी आप क्या कहते हैं ऑटोक्लेव में हीट प्रोड्यूस होगी, रॉड्स होगी उस बाउल में। सो रॉड्स जो हीट करेगी वो वाटर से वेपर बनेंगे और वेपर जो है पेनिट्रेट करेंगे बैक्टीरिया में और उसके कारण ज़्यादा हीट, वो जो वेपर्स के कारण बैक्टीरिया के अंदर जब पेनिट्रेशन कर जाते हैं तो वो बैक्टीरिया किल कर देते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या मतलब है कि हम केमिकल के द्वारा बाय यूजिंग ईथन और क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। लिक्विड केमिकल्स हो जाते हैं और गैसेस केमिकल। सो लिक्विड और गैसेस केमिकल से हम क्या है कि अपनी प्रेपरेशंस को, जितने भी ये केमिकल, ये डिफरेंट केमिकल को यूज़ करके हम स्टरलाइजेशन करते हैं। कि मैकेनिकल मेथड में फ़िल्टर्स आते हैं। सो फिल्टर जो भी है, जो भी आप प्रेपरेशंस बनाते हैं उनको आप प्रॉपर फिल्टर करते हैं। सो इसमें हम फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हैपा फिल्टर और लैमिनर एयर फ्लो फिल्टर। और रेडिएशंस में क्या है कि रेडिएशंस में हम एक्सरेज और गैमा रेज, IR रेडिएशन, ये सारी रेडिएशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये तो एक जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा डेमो दिया। अब हम ब्रीफ के बारे में पढ़ेंगे। सो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी हमारी जो प्रेपरेशंस होती हैं, सो उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए इस सब्सटेंस को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक है, सो आप हॉस्पिटल पे भी चले जाओ, जैसे ICU है इंडस्ट्री में। सो इंडस्ट्रीज में और हॉस्पिटल में क्या है कि हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं, लैमिनर एयर फ्लो ऐसे फिल्टर्स लगे होते हैं जो एयर को अंदर, बैक्टीरिया फ्री एयर को अंदर, बैक्टीरिया फ्री एयर हो जाती है, वही एयर अंदर आ सकती है हॉस्पिटल या इंडस्ट्रीज में। सो इसका एप्लीकेशन क्या है स्टरलाइजेशन का, कि हम जितने भी जो लिक्विड प्रेपरेशन बना देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है सिरप्स हो गए, इमल्शन, सस्पेंशन, सो उनकी स्टरलाइजेशन प्रॉपर की जाती है ताकि उसके अंदर माइक्रोब की ग्रोथ ना हो, ताकि जब हम बॉडी वो हमारे अंदर जाए तो कोई भी इन्फेक्शन ना करें। सो इससे क्या है कि मेडिसिन की लाइफ भी बढ़ती है, साथ में उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी बढ़ता है। ठीक है,
चलिए अब हम मैकेनिकल स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने स्टरलाइजेशन पढ़ी है ना कि भाई जैसे स्टरलाइजेशन फिजिकल, मैकेनिकल, रेडिएशंस और गैसेस पढ़ी है। पहले हम मैकेनिकल की बात कर देते हैं कि मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मैकेनिकल में क्या है कि कोई भी हम यहाँ पर फिल्टर यूज़ करते हैं, कोई भी नहीं फिल्टर यूज़ करते, फिल्टर है मैं आपको बताऊँगा। फिल्टर का क्या करते हैं, तो फिल्टर का जो साइज़ होता है इसमें जो द मेक द फिल्टर डू साइज इज लेस दैन। कहता है हम ऐसे फिल्टर्स यूज़ करते हैं जिनका माइक्रोब से एरिया जो है साइज़ लेस होता है, कम होता है बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रोब का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा और जो फिल्टर का साइज़ है वो कम होगा। मेक द फिल्टर हुज साइज़ इज़ लेस दैन द बैक्टीरिया। सॉरी, इसमें है कि जो आपके साइज़ होंगे वो आपके बैक्टीरिया के जो पोर्स होंगे, जो आपका फ़िल्टर होगा उसका साइज़ जो है बैक्टीरिया से भी कम होगा, ताकि जब भी हम उसको कोई भी आपके प्रेपरेशन में कोई बैक्टीरिया हो तो वो ऊपर ही उस प्रेपरेशन को ऊपर ही हम रख लें और लिक्विड जो है वो सिंपल प्योरीफाई होके आए, ठीक है। आप मेक श्योर करें कि जो जितने भी आपके फिल्टर्स आप यूज़ कर रहे हैं उनका जो साइज़ है, पोर साइज़ मतलब जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, इनसे में लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा। उनका पोर साइज़ बैक्टीरिया से लेस होना चाहिए, ठीक है। पोर साइज इज लेस देन बैक्टीरिया। उसके बाद हम बात करेंगे एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का क्या है कि कहता है कि ये जैसे हमने लेबॉर्ट्रीज में, ऑपरेशन थिएटर में, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर द सिरप और द जहाँ पर सिरप और सोल्यूशन यूज़ की जाती हैं। फिल्टर क्या कहता है जब भी कोई भी आप जहाँ इंजेक्शंस बन रहे हैं, जहाँ भी आप हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में चले जाएं तो एंट्री में ही ये फिल्टर्स लगे होते हैं, और जब भी उसमें जो एयर क्रॉस होती है वो बैक्टीरिया फ्री होती है, बैक्टीरिया एंड वायरस फ्री होती है, ठीक है। यही है इसका प्रोसेस, देख लीजिए। ये जो फिल्टर्स होते हैं, जब भी हम सॉलिड पार्टिकल्स पे कोई भी ऐसा लिक्विड पार्टिकल जैसे सस्पेंशन, इमल्शन या सिरप्स होंगी इस पे पास करते हैं तो ये बैक्टीरिया है, ये यहाँ पर एंट्रैप्ड हो जाएंगे क्योंकि इनका जो साइज़ है वो लेस देन है। बैक्टीरिया का जो द फिल्टर साइज इज लेस देन द बैक्टीरिया, ठीक है ना। इनका बैक्टीरिया जो पेपर है इनका साइज जो है बैक्टीरिया से भी कम होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया इस पर क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी, यही मैंने बताया कि जितने केमिकल्स होते हैं जिनमें अगर बैक्टीरिया होता है तो वो यहाँ पर इस फिल्टर के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्ब होती है ऑन द सरफेस, और एब्जॉर्प्शन होती है जैसे हम कोई भी कोई सब्सटेंस खाते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। एड्जॉर्ब होता है ऑन द सरफेस पे। जैसे आप चौक है, चौक को अगर पानी में भिगोएंगे तो वो एड्जॉर्प्शन होगी। वेयर एज क्या कहते हैं, जब आप कोई चीज़ खा लेते हो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ जी, उसके बाद हम हैपा फिल्टर के बाद में बात करें। हैपा फिल्टर की यही मेन मैकेनिज्म होता है। इन फिल्टर्स में क्या है कि भाई जितने भी इनका पोर साइज जो है, पोर साइज इनका कम होता है, ठीक है ना। इनका जो मेम्ब्रेन है, इनका साइज जो है बैक्टीरिया से कम होता है, जिसके कारण क्या है, ये जो हाँ जिनके कारण जब भी इनसे एयर क्रॉस करती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर एंट्रैप्ट कर जाते हैं, एड्जॉर्ब कर जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द दैट मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और आ जाता है, इसमें आते हैं सिनेमिक फिल्टर मीडियाज, ये होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि भी जो आप जब भी कोई लिक्विड आप पास करते हो तो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने बनाई हुई। इसके सिनेमिक फिल्टर किस तरह के लगते हैं। उसमें क्या है कि जो ये लिक्विड है जब इसको पास करता है, जो ये होल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो है इस होल में जाके चले जाते हैं। यहाँ ये प्रॉपर ट्यूब है, ये होल में पार्टिकल्स एंट्रैप हो जाते हैं, और प्रॉपर ये मैं लिखा है पार्टिकल एंड ट्रैप इन दिस होल्स एंड द होल लिक्विड इज पास थ्रू दिस ट्यूब, ठीक है। उसके बाद ये है सिंटर्स सिट्स फिल्टर है। सीट्स फिल्टर में भी ऐसा होगा कि एक लिक्विड यहाँ से एक क्रॉस करेगी। यहाँ जो पोरस पार्टिकल पोरस होगा, पोर्स मेम्ब्रेन होगी, या मतलब स्मॉल होल्स होंगे। यहाँ पार्टिकल जो है एकोमोडेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जो लिक्विड है वो क्रॉस हो जाता है। इससे हम लिक्विड की फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ स्टरलाइजेशन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द फिल्टर्स। और सेंटर ग्लास फिल्टर है। सेंटर ग्लास फिल्टर दो तरह के होंगे, जो ये अगर ये प्रॉपर सेंटर ग्लास, अगर तो ये ग्लास का बना होगा तो इसे हम सेंटर ग्लास फिल्टर बोलेंगे। अगर ये सेंटर जो है, ये जो फिल्टर है होगा आपका, ये अगर मेटल का बनेगा तो हम इसे सेंटर्ड मेटल फिल्टर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करें तो मेम्ब्रेन फिल्टर में भी है कि भी हम एक, ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर इसमें क्लोज टाइप होगा। इसमें जब भी कोई आप लिक्विड पास करेंगे तो जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो उस लिक्विड में हैं यहाँ, ठीक है, तो वो यहाँ इंट्रैप्ट कर जाएंगे। हैपा फिल्टर का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है हाई
HEPA फिल्टर इज़ द हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटर एयर फिल्टर्स होते हैं। सो इसमें क्या है कि भी क्या कहते हैं, जब भी ये भी हॉस्पिटल्स और आईसीयू में और जहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ है, प्रेपरेशन रूम होते हैं इंजेक्शन के, वहाँ वहाँ पर लगे होते हैं ताकि भी प्योरीफाई एयर हो। आप कभी भी देखो जहाँ इंजेक्शन बनते हैं आप नहीं जा सकते, सिर्फ वहाँ पर वही इंसान होगा जो प्रॉपर क्या कहते हैं जो इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। सो ये तो था दोस्तों क्या कहते हैं फिल्टर का काम। हम फिल्टर के बारे में एक हम ये बता देते हैं कि ये इनकी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग बता देता हूँ मैं। सो जब ये हैपा फिल्टर्स हैं, इसमें ए दो तरफ गेट होते हैं। एक तो यहाँ पर एक आप राइट एक आप लेफ्ट हैंड साइड में, आप राइट हैंड साइड पे, दोनों एक तरफ जहाँ गेट एयर इन कर रही है और एयर आउट कर रही है। सो एयर क्रॉस करती है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इन टू आउट। सो और जो जितनी भी क्या कहते हैं, इन्होंने बताया कि एयर क्रॉस थ्रू द एयर पासिंग थ्रू दिस हैपा फिल्टर, और हैपा फिल्टर से एयर क्रॉस होके देन द एयर एंटर इनटू द लेबोरेटरी। कहता है पहले ये एयर जो है पहले इनमें जाके जाएगी, उसके बाद जो है ये जो प्रॉपर जो उस एरिया में जाके अंदर होगी। कि पहले एयर की प्योरीफिकेशन के लिए हम ये सारे जितने भी है फिल्टर बाय जो मैकेनिकल हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल मेथड, इसमें सारे फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। सो ये इसमें जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ में प्रेपरेशंस बनती हैं, सो पहले स्टार्टिंग में इनमें लगे होते हैं एंट्री पॉइंट में, और जो है एयर फ्लो होके पहले जो जितनी भी डस्ट वाली एयर होगी पहले जाएगी, तो और जो आउट होगी वो एक प्रॉपर फिल्टर एयर मिलेगी, ठीक है। केमिकल मेथड में हम बात करें तो केमिकल मेथड में क्या है, केमिकल मेथड में हम डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं। सो इसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, हैलोजेंस, हैवी मेटल्स, सरफेक्टेंट्स आ जाते हैं, डाई आ जाते हैं, जिसमें हम डाई हो सकती है एनिलीन, क्रिस्टल वॉयलेट और एक्रिडीन डाइज भी हो जाती है। और गैसेस में जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस, इथाइल ऑक्साइड और बीटा प्रो पाइनोलैक्टोन गैस भी यूज़ करते हैं। हैलोजन में आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को यूज़ किया जाता है। और मेटल जो हैवी मेटल्स है जैसे मर्करी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, कैडमियम और क्रोमियम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इनके जो लिक्विड के। ये तो चीप है, इफेक्टिव है और टेक लेस टाइम ऑफ द एक्शन, काफ़ी कम समय में इनसे इन्फेक्शन ठीक हो जाती हैं। और साथ ही इसका डिसएडवांटेज है कि ये मटेरियल को भी हार्म कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे ये हमने कोई भी केमिकल है जो बैक्टीरिया पे डाला है तो वो क्या करता है, जैसे अल्कोहल की बात कर ले। सो अल्कोहल हमने पहले बात किया था, सो इसमें लिक्विड में तो अल्कोहल क्या कर देता है, डी नेचर प्रोटीन एक्शन। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो ये सेल वॉल होगी वो बैक्टीरिया की बनी होगी, किसकी, पेप्टिडो ग्लाइकोन। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ठीक है। हमने दो अमाइनो एसिड आपस में बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और ग्लाइकोन वाया शुगर से। सो ये जब हम केमिकल इस बैक्टीरिया में डालते हैं तो ये उसका क्या कर देता है, बैक्टीरिया को सेल वॉल्स को रैप्चर कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो डीएनए को भी ही उसको भी डी नेचर कर देते हैं, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड की बात करें, सो एल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है, सो वो क्या करता है जब रिएक्ट करता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो एक कौन सा सेल है, बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोट सेल है, जिसमें मतलब प्रोकैरियोट सेल्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता, ऑर्गेनेली डेवलप नहीं होते। सो इसके न्यूक्लियस ना डेवलप होने के कारण हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सो उसके बाद एल्डिहाइड का बात आ गया कि ये डी नेचर कर देती है। डी नेचर का मतलब जो इनके न्यूक्लिक एसिड्स में जो इनके न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए और आरएनए होंगे उनको डैमेज कर देती है। अगर डीएनए आरएनए नहीं होंगे तो आगे फॉर जेनेटिक मटेरियल अपने सेल को आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो फिनोल केमिकल है जो भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डीनेचर कर देती है, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता होगा कि जो उसकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन वो किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की। सो उसको डिस्ट्रॉय करते जब भी रिएक्ट करते हैं फिनोल से। हैलोजन दोस्तों क्या है, हैलोजन का मतलब है, ये दोस्तों मेरे को सही नहीं लगा इसलिए मैंने इसको काट दिया। सो हैलोजन मैंने यहाँ पर लिखा है। सो हैलोजन का मतलब कि जब भी कोई हैलोजन को हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिएक्ट करते हैं किसी बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन जब भी वाटर से रिएक्ट कर जाती है तो वो हाइपोक्लोरोस एसिड क्लोरोस ये बन जाता है, हाइपोक्लोरोस एसिड बन जाता है। सो ये मतलब क्लोरीन रिएक्ट की वाटर से, सो क्लोरोस एसिड बन के उसने, ये जो हाइपोक्लोरो एसिड होता है ये एक माइक्रोसाइडल होता है। सो इससे के कारण क्या हो जाता है कि ये जब क्लोरीन, जैसे ये एक सिंपल केमिकल है, क्लोरीन पानी से रिएक्ट की उसने हाइपोक्लोरो एसिड बना दिया है। सो ये जो एसिड बनेगा ये क्या है, माइक्रोसाइडल है जो बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है ना। हाँ, क्लोरोस एसिड,
ठीक है, हाइपोक्लोराइड स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम बात करते हैं क्या क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट की बात करते हैं। सो दोस्तों सरफेक्टेंट क्या है कि सरफेक्टेंट भी एक सरफेस एक्टिंग एजेंट, ये भी प्रोटीन को ख़त्म कर देते हैं। सो उसके कारण जब प्रोटीन का जो सरफेस ख़त्म हो जाए तो उससे प्रोटीन जो किल हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये डाइज की बात की थी, हमने बताया था कि भाई जो डाइज का भी जो दो तरह की डाइज होती है, हमने कौन कौन सी डाइज बताई थी। एक हमने बताया था कि जो डाइज होती है, एक क्या कहते हैं एनिलीन, क्रिस्टल वॉयलेट, एक्रिडीन होती है, ठीक है ना। सो ये इनका भी सेम एक्शन होगा। सो ये भी क्या है कि भाई ये जैसे क्लोरीन ब्रोमीन जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जैसे भी ये जो डाइज होती हैं ये भी पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये रिएक्ट करके तो एक क्या कहते हैं माइक्रोसाइडल एक्टिविटी शो करती हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम बात कर रहे हैं गैसेस की। गैसेस में दो गैसेस आती है, क्या आती है, फॉर्मेल्डिहाइड आती है, इथाइल ऑक्साइड और बीटा प्रोपाइनोलैक्टोन लैक्टोन आती है, ठीक है। सो ये भी जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये जो आपको डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सो डीएनए में क्या होता है कि ये डबल स्टैंड डीएनए होता है। सो क्या कहते हैं इसमें दो ये होती हैं। सो इसमें जो क्या कहते हैं डीएनए में आ जाता है बेस पेयर आते हैं। सो उसमें जो बेस पेयर एक होते हैं प्यूरीन, एक होते हैं पिरीमिडीन होते हैं। सो पहले ये हम डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, सो एक होते हैं प्यूरीन और एक नाइट्रोजीनियस बेस हो जाते हैं। सो जो स्ट्रक्चर है उसमें एक शुगर फॉस्फेट तो होता है। ये जो अंदर के जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं ये विद द हेल्प ऑफ वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया होता है। सो ठीक है। सो अगर हम ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो प्यूरीन होते हैं नाइट्रोजन बेस, उसमें एडेनिन गुआनिन आता है, पिरीमिडीन में यूरासिन, थायमिन और साइटोसिन आता है, ठीक है ना। सो जितनी भी ये जो क्या कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो इनकी जो शेप चेंज, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अगर हम रेडिएशंस की बात करें तो ये रेडिएशंस क्या है, इन रेडिएशंस के कारण ये रेडिएशन को भी अब्जॉर्ब करते हैं। जब हम आगे बात करेंगे रेडिएशन को अब्जॉर्ब, और इन डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इस पे कौन सा हम बात कर रहे थे फॉर्मेल्डिहाइड गैस का, कि जो ये प्यूरीन और पिरीमिडीन होते हैं इनको जो बेस पेयरिंग है इनको डिस्टर्ब कर जाते हैं, जिसके कारण प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो उसके बाद आता है इथाइलिन ऑक्साइड आ जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड में क्या है कि ये भी सेल वॉल को क्या करती है कि लीक कर देती है। ये सेल वॉल बैक्टीरिया के एंटर इन द बैक्टीरिया कहता है, ये जब गैस एंटर करती है बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन में उसको लीकिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। बीटा लैक्टोन का भी ये डीएनए को खराब कर देती है, ठीक है। सो दोस्तों रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में क्या बताया गया है, रेडिएशन क्या है कि भी रेडिएशन जो मेन का कंसेप्ट है कि रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब करती है, ये रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है जितनी भी ये ये आपके आ जाते हैं जो प्यूरीन एंड पिरीमिडीन है ना, जो आपके नाइट्रोजनियस बेस हैं डीएनए के, ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं। जब रेडिएशन अब्जॉर्ब करने के साथ ये जो डीएनए के जो बेस पेयरिंग होती है ना, जैसे ये था, अब ये मैंने बताया था इसका शुगर, ये जैसे देखो यहाँ पर शुगर लगा है, फॉस्फेट, ये एक स्ट्रक्चर ऐसे ही इसका स्टैंड की स्ट्रक्चर होगी। ये जो अंदर जो आपके ये सीक्वेंस होता है ना, इसको चेंज कर जाती है, ठीक है ना। ये जो आ जाते हैं एडेनिन गुआनिन, ठीक है ना, ये होते हैं आपके नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। एक होते हैं प्यूरीन बेस और पिरीमिडीन बेस होते हैं, ठीक है। प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन आते हैं और पिरीमिडीन में यूरासिन, थायमिन, साइटोसिन आते हैं। सो ये जो नाइट्रोजनियस बेस है ये एनर्जी अब्जॉर्ब करने के कारण उसके बाद डीएनए की स्ट्रक्चर जो है टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। और जब डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और उसे हम कहते हैं म्यूटेशन बोलते हैं। सो दोस्तों इसका इफेक्ट तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब भी रेडिएशन जो है एक तो कोई भी बैक्टीरिया तो प्रॉपर टोटल खत्म हो ही जाते हैं और बहुत कम समय में खत्म हो जाते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो आपको पता चल गया कि भाई हॉस्पिटल्स में जो स्टरलाइजेशन है, इंजेक्शन, बैंडेज, ये सबकी इनकी स्टरलाइजेशन की जाती है, ठीक है। सो यही था इसके बारे में। सो रेडिएशन मैं आपको बता देता हूँ कि रेडिएशन दो तरह की होती है, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं और एक होती है नॉन आयनाइजिंग। और आयनाइजिंग जो रेडिएशन होती है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और नॉन आयनाइजिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब ये पेनिट्रेट कम होती हैं, जो ये हाईली पेनिट्रेट करती हैं ये कम पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जैसे ये एक्सरेज, गामा रेज और ये आ जाते हैं। सो एक्सरेज, गामा रेज ये सारी किसके अंदर आ जाती है, आयनाइजिंग रेडिएशंस में आ जाती है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस वो होती हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आईआर रेडिएशन, ये कम पेनिट्रेशन पावर्स वाली होती हैं, ठीक है। सो ये जब रेडिएशन जो इनके जो डीएनए के आप बोल सकते हो कि जो डीएनए के जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं उनको ये अब्जॉर्ब करते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, उसके कारण डीएनए की स्ट्रक्चर प्रॉपर चेंज हो जाती है। सो दोस्तों ये था आज का, हमने प्रॉपर बात की है विद द स्टरलाइजेशन की।
ठीक है। सो एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम हॉट एयर ओवन की और साथ ही साथ हम ऑटोक्लेव की बात करेंगे। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड एज वेल you have shared with your friends. Thank you for watching this videos. Thank you so much.